Welcome to Quality Coaching Academy. Portion है question number 123. The angular velocity of the flywheel increases from 0 to 40 radian per second in a 8 second. What is the total angular displacement covered during this time? Question number 123. इसमें आ रहा है ऑप्शन बी. क्वेश्चन 123 में आ रहा है ऑप्शन बी. देखें, एंगुलर वेलोसिटी फ्लाईव्हील की 0 रेडियन पर सेकंड से 40 रेडियन पर सेकंड हो गई. तो पहले इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या थी? 0 रेडियन पर सेकंड. और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई? 40 रेडियन पर सेकंड. और कितने टाइम में? 8 सेकंड में. तो इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन हो गई ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाई टी. That is the change in angular velocity with respect to time. Angular acceleration है final angular velocity minus initial angular velocity divided by t. तो angular acceleration आ जाएगी, final angular velocity है 40, initial है 0 divided by 8. तो angular acceleration आएगी 5 radian per second square. That is angular acceleration. Now question में बता रहे कि इतने टाइम में इन 8 सेकंड में बॉडी कितना angular displacement कवर करेगा, थीटा मालूम करना है. तो हमारे पास जो लीनियर मोशन का इक्वेशन है इस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसका एंगुलर फॉर्म थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ इनटू अल्फा टी स्क्वायर. ये जो है ना, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए फार्मूला है. वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है लेकिन उसका एंगुलर फॉर्म. इसमें पुटिंग करें, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है? 0. तो ये 0 प्लस 1/2 और एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई है? 5 और टी स्क्वायर 8 स्क्वायर. इसको सॉल्व करें, इससे आता है 160 रेडियन. से क्या आता है? 160 रेडियन. 8 स्क्वायर 64 और 5 डिवाइड बाय 2 2.5. 2.5 मल्टीप्लाई 64 160 रेडियन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. 123 में आ रहे ऑप्शन. नाउ 124 को देखें. क्वेश्चन नंबर 124 को देखें. A particle is acted upon a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle. So which statement is correct? 124 में आ रहे ऑप्शन सी. 124 में आ रहे ऑप्शन सी. कौन सा स्टेटमेंट ठीक होगा? परपेंडिकुलर फोर्स हमेशा बॉडी को सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है. ठीक है ना? Its velocity is constant? No. Its acceleration is constant? No. Its motion is in circle. ये ठीक है. देखिए, जब भी किसी बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर फोर्स है, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर लगता है मोशन के. तो कौन सा स्टेटमेंट ठीक होगा? जब परपेंडिकुलर फोर्स हो, लेट्स सपोज बॉडी इस तरह मूव कर रही है, बॉडी इस तरफ मूव कर रही है और फोर्स इस तरफ है. फिर बॉडी इस तरह मूव कर रही है डाउनवर्ड और फोर्स टुवर्ड द सेंटर है, ये परपेंडिकुलर. फिर बॉडी की वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, फोर्स इस तरफ है. फिर बॉडी की वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, फोर्स इस तरफ. हर पॉइंट पे फोर्स वेलोसिटी के क्या है? परपेंडिकुलर. ऐसे फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा बॉडी को सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है. जब सर्कुलर पाथ में बॉडी रोटेट करे तो ऑप्शन ए में लिखा है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी क्योंकि बार बार बॉडी अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है, इसलिए वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी. मोमेंटम भी यूनिफॉर्म नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर है, मोमेंटम भी वेक्टर है. बार बार बॉडी अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटीज जितनी भी है वो डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज होगी. तो सर्कुलर पाथ में जो बॉडी मूव कर रही है ना, उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है अंडर सेंट्रीपिटल फोर्स. वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, मोमेंटम कांस्टेंट नहीं. तो कौन सा ऑप्शन ठीक है कि बॉडी सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा. जब भी परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा बॉडी के ऊपर, जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, मोशन के परपेंडिकुलर हो, वो हमेशा जो है ना बॉडी को सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 125. In case of uniform circular motion, which of the following physical quantity does not remain constant? इसमें है ऑप्शन सी. 125 में है ऑप्शन सी. क्वेश्चन में है कि सर्कुलर पाथ में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी. बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? जिसमें बॉडी सर्कुलर पाथ को में मूव करे, सर्कुलर पाथ को फॉलो करे, बॉडी सर्कुलर पाथ
में मूव करे और उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट, मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट, एंगुलर स्पीड ये भी कांस्टेंट, लेकिन क्या चेंज होगी? लीनियर मोमेंटम। कौन सी टर्म चेंज होगी? ऑप्शन सी में लिखा है लीनियर मोमेंटम। क्यों लीनियर मोमेंटम क्यों चेंज होगा? क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, और बार बार जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो स्पीड तो कांस्टेंट होता है, लेकिन बार बार बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती है, इसलिए मोमेंटम डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से चेंज होगा। तो कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी? It's linear momentum. Option C is the correct option in 125. Now 126 में देखें, 126 में है कि the angle between radius vector and centripetal force is always 180 pi radian. Option D. इसमें आ रहे pi radian। देखिए एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं ना, तो सेंट्रिपिटल फोर्स और रेडियस वेक्टर में एंगल कितनी होगी? तो हमेशा याद रखिए कि centripetal force always directed toward the center of the circle. Centripetal force is always directed toward the center of the circle. ये centripetal force की डायरेक्शन और ये रेडियस की डायरेक्शन, तो इसमें कितनी एंगल होगी? 180। सिमिलरली सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन ये, रेडियस की डायरेक्शन ये, फिर कितनी एंगल होगी? फिर भी 180। इधर देखें सेंट्रिपिटल फोर्स इस तरफ, रेडियस इस तरफ, फिर कितनी एंगल होगी? फिर 180। तो जो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन जिसकी स्पीड कांस्टेंट हो, तब रेडियस वेक्टर और सेंट्रिपिटल फोर्स में कितनी एंगल होती है? 180। सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर होता है और रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और अपोजिट में हमेशा 180 का एंगल होता है। इसमें आ रहे ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 127 को लेके ठीक कि द एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील making 180 revolution per minute is 6 pi radian per second. Option C 127 में आ रहा है ऑप्शन सी। एक बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी गिवन है 180 rpm, रोटेशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको रेडियन पर सेकंड में बताओ, इस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? तो देखिए रेडियन पर सेकंड में, बेसिक में तो 180 और एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई रेडियन होते हैं, और पर मिनट ठीक, तो 180 डिवाइड मल्टीप्लाई 2 पाई, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं बेसिक यूनिट में। एक बॉडी 180 रेवोल्यूशन कवर करते हैं, कितने रेडियन कवर करते हैं? 180 मल्टीप्लाई 2 पाई, और ये है पर मिनट, तो आप इसको 60 पे डिवाइड करें, ये हो जाएगा पर सेकंड, तो इससे आ जाएगा 60, ये हो गई 3 मल्टीप्लाई 2 पाई, 6 पाई रेडियन पर सेकंड। दिस इज द आंसर व्हेन द बॉडी रोटेट at the rate of 180 revolution per minute। तो इससे आता है 6 पाई रेडियन पर सेकंड, ऑप्शन सी। 127 में है ऑप्शन सी। 128 को देखें। A cycle wheel operated 0.4 meter complete one rotation in 1 second. The acceleration of the cycle wheel। अब इसमें है ऑप्शन डी। 128 में आ रहे हैं ऑप्शन डी। इस तरह ऑप्शन डी देखें। एक साइकिल व्हील जो है ना, वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हैं और वो 1 सेकंड में एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं। इसमें एक्सेलरेशन कितनी होगी? और जो यूनिट एक्सेलरेशन के साथ लगा है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या लगा है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लीनियर एक्सेलरेशन की बात करती है। जब भी एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे तो इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन हो या ना हो, लेकिन इसमें जरूर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगी। जो भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे उसमें जरूर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगी, और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, या इसकी वैल्यू है r ओमेगा स्क्वायर। हमेशा जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसमें सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है। अब देखिए, अब r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू 0.4, रेडियस गिवन है, r की वैल्यू है 0.4, और ये बॉडी एक रोटेशन 1 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो एंगुलर वेलोसिटी की क्या वैल्यू है? 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। 2 पाई कांस्टेंट है और टी है टाइम पीरियड, और ये एक साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट करता है। एक साइकिल 1 सेकंड में, तो टाइम पीरियड कितना हुआ? 1 सेकंड हुआ, और इसका क्या? स्क्वायर, क्योंकि r ओमेगा स्क्वायर, तो r की वैल्यू ये और ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई बाई टी, इसका स्क्वायर ले, तो इससे आएगा 0.4, 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और डिवाइड बाय टाइम पीरियड कितना है? 1 सेकंड,
तो इससे 1 आ जाएगा। अब 0.4 मल्टीप्लाई 4 1.6 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इस बॉडी में हो गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या होगा इसमें? इसमें हो गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसमें आ रहे ऑप्शन डी। 128 में आ रहे ऑप्शन डी। ठीक ना 129 को देखें। 129 a wheel subjected to uniform angular velocity, a wheel subjected to uniform angular acceleration about its axis। एक wheel की angular acceleration constant है, angular velocity नहीं, angular acceleration is constant। Initially its angular velocity is 0। In the first 2 seconds it rotates theta 1 and in next 2 seconds it rotates theta 2। So what is the ratio of theta 2 to theta 1? ये मालूम करना है, theta 2 by theta 1। और देखें एक बॉडी जो है ना वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है, सर्कुलर पाथ में और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। जो भी बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, कांस्टेंट कोई भी बॉडी, और वो फर्स्ट 2 सेकंड में थीटा 1, फर्स्ट 2 सेकंड में कितना एंगल कवर करता है? फर्स्ट 2 सेकंड में थीटा 1, और नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना एंगल कवर करता है? नेक्स्ट 2 सेकंड में वो थीटा 2 एंगल कवर करते हैं। फर्स्ट 2 सेकंड में थीटा 1, नेक्स्ट 2 सेकंड में थीटा 2। तो पहले याद रखें कि थीटा 2 थीटा 1 से 3 टाइम ज्यादा होगी। थीटा 2 इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ थीटा 1। ये क्यों? देखिए इसके लिए फार्मूला है, आप इसके लिए फार्मूला है थीटा n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इनटू थीटा 1। ये फार्मूला है इसके लिए। तो अगर आप फर्स्ट 2 सेकंड की बात करते हैं तो आप इधर पुट करते हैं फर्स्ट 2 सेकंड 2 1 माइनस 1 इंटू थीटा 1। 2 1 are 2 माइनस 1 तो 1, ये थीटा 1। और नेक्स्ट 2 सेकंड की आप बात करते हैं तो इनकी जगह पर 2 पुट करें, नेक्स्ट 2 सेकंड तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू थीटा 1। 2 2 जा 4 माइनस 1 3 थीटा 1। तो ये बात याद रखिए कि जो भी बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ मूव करे वो फर्स्ट 2 सेकंड में जितना एंगल कवर करता है नेक्स्ट 2 सेकंड में उससे 3 टाइम ज्यादा, नेक्स्ट 2 सेकंड में 5 टाइम ज्यादा, नेक्स्ट 2 सेकंड में 7 टाइम ज्यादा। वो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है ना उसकी रेशो होगी थीटा 1 3 थीटा 1 5 थीटा 1 7 थीटा 1 एंड सो ऑन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होगी पार्ट इंटीग्रल मल्टीपल के साथ। तो इसमें आ रहे ऑप्शन सी। 129 में आ रहे ऑप्शन सी। नाउ 130 को देखें। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी सेम दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी। 130 में आ रहे ऑप्शन बी। एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों का डायमेंशन है 1/t, t इनवर्स। एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों का डायमेंशन है t इनवर्स। ऑप्शन बी इसमें आ रहा है। नाउ 131 चेक करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी बोथ हैव द सेम डायमेंशन। आगे 131 को देखें। 131 में है, देखिए 131 में है a car have the linear velocity v in a circular track of radius r. If the speed is increases at the rate of a meter per second square, then the resultant acceleration will be what? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है ऑप्शन ए। 131 में आ रहे ऑप्शन ए। इस तरह ऑप्शन है, देखिए एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में, तो जो भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो इधर मस्ट है क्योंकि डायरेक्शन बार बार चेंज होता है। तो इधर ये बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो इसमें मस्ट है, मस्ट। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है? v²/r। ये क्यों है इसमें? ये डायरेक्शन की चेंज की वजह से। अब क्वेश्चन में लिखा है कि एक तो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दूसरा लिखा है कि बॉडी की स्पीड में भी इंक्रीज आ रहे हैं। एक तो डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है तो ये एक्सेलरेशन, दूसरी बॉडी की स्पीड में इजाफा हो रहा है, बॉडी स्पीड अप हो रही है। तो जब बॉडी की स्पीड में इजाफा हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरी एक्सेलरेशन दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है at। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड में चेंज की वजह से होती है, स्पीड चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है स्पीड टाइम के साथ साथ। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन में चेंज की वजह से, इधर डायरेक्शन चेंज होता है। तो याद रखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में हमेशा एंगल 90 डिग्री होती है। इसलिए जब मैं रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मालूम करूंगा तो उसके लिए फार्मूला होगा a सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस a टेंजेंशियल स्क्वायर
होल अंडर रूट 90 जब दो वेक्टर्स के बीच एंगल 90 हो तो रिजल्टेंट आप इस तरह मालूम करते हैं, ए सेंट्रीपिटल स्क्वायर ए टेंजेंशियल स्क्वायर होल अंडर रूट। इसमें आ रहे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 131 132 को देखें, if the particle move with uniform speed then the tangential acceleration is 0, option A। 131 option A। देखें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उस एक्सेलरेशन को कहते हैं जो बॉडी की स्पीड में चेंज की वजह से प्रोड्यूस हो जाए। जब बॉडी की स्पीड में इजाफा हो जाए या कमी हो जाए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जब डायरेक्शन में चेंज आ जाए मोशन की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब 132 में क्या लिखा है? इसमें इधर 132 में लिखा है कि बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और इसकी स्पीड कांस्टेंट है, ये स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी हो गई? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0। और सर्कुलर पाथ में है तो सेंट्रीपिटल नॉट 0 और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0। क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा स्पीड में चेंज की वजह से प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन इन 132। नाउ अब देखते हैं 133। 133 the net torque acting applied on the rigid object always tends to produces angular acceleration, option C। 132 में क्या आ रहा है? 133 में ऑप्शन C। 133 ऑप्शन C। देखिए net torque applied to the rigid object always produces a angular acceleration। देखिए जिस तरह नेट फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ बॉडी के ऊपर एक्ट होता है तो क्या प्रोड्यूस होती है? लीनियर एक्सेलरेशन। इसका एनालॉग क्या है? जब नेट टॉर्क बॉडी के ऊपर लगेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगी बॉडी में? एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन, टॉर्क ऑलवेज प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी। 133 में आ रहे ऑप्शन सी। 134 में लेंगे 134 है टू व्हील्स roll side by side without sliding at the same speed. The radius of one is twice, the radius of wheel 2 is twice to the radius of 1. Then the speed, angular velocity of wheel 2 is half that of a 1. 134 में आ रहा है ऑप्शन सी। देखिए V is equal to R ओमेगा, ठीक, और ओमेगा is equal to V by R। अब हम कहते हैं कि दो बॉडीज है, दो बॉडीज वो किसी स्लाइडिंग सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं ना, और ये A है और ये है 2, ये व्हील 1 ये व्हील 2, व्हील 2 का रेडियस व्हील 1 के डबल है, ठीक है ना। तो व्हील 2 का रेडियस डबल है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी हाफ होगी, और व्हील 1 का रेडियस हाफ है, एंगुलर वेलोसिटी डबल होगी और स्पीड दोनों की सेम है। तो इसमें आ रहे ऑप्शन सी। 135 को देखें, 135 में क्या आ रहे हैं? 135 में है कि a particle move in a circular path of radius 0.1 meter with constant angular speed of 5 revolution per second। its acceleration, ये लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें, जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे ना तब लीनियर एक्सेलरेशन जरूर होती है, और कितनी होगी? इसमें आ रहे ऑप्शन बी। 135 में आ रहे ऑप्शन बी। देखिए इधर 135 ऑप्शन बी। किस तरह ऑप्शन बी आ रहे हैं इसमें? देखिए इसमें फार्मूला है linear acceleration equals to v square by r omega square। तो radius given है 0.1 मीटर और 5 revolution, ओमेगा की वैल्यू गिवन है 5 revolution per second। इसको चेंज करें रेडियन में तो 5 और एक रिवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई रेडियन पर सेकंड। 5 रिवोल्यूशन पर सेकंड बराबर है 10 पाई रेडियन पर सेकंड के। 2 मल्टीप्लाई 5 10 पाई रेडियन पर सेकंड, और इसका क्या? स्क्वायर। इससे आएगा 100 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.1, 0.1 मल्टीप्लाई 100 पाई स्क्वायर, इससे आएगा 10 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज द एक्सेलरेशन इन द बॉडी। 135 में आ रहे ऑप्शन बी, ठीक। नाउ अब देखें 136 को देखें। A body rotate with constant, a body rotate with 25 radian per second for 10 seconds. After 5 seconds, its angular acceleration will be what? So none of these, D। 136 में आ रहे D। 136 में आ रहे D। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है ना कि बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है 25 रेडियन पर सेकंड, और ये कितने टाइम के लिए? ये 10 सेकंड्स के लिए। 10 सेकंड के लिए बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी ये है, कांस्टेंट, इसमें चेंज नहीं आ रहे। तो
तो एंगुलर एक्सेलरेशन इन 10 सेकंडों में क्या होगी? 0। आफ्टर 5 सेकंड एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि इन 10 सेकंडों के लिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी तो फिक्स है, कांस्टेंट है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? 0। क्यों? एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होती है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बात याद रखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? एक बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंगुलर एक्सेलरेशन इसको कहते हैं जिसमें बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे, सर्कुलर पाथ में। अगर इसकी स्पीड में चेंज नहीं आ रही है तो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है, क्योंकि बार बार डायरेक्शन चेंज होता है। और अगर इसकी स्पीड में चेंज आ गई, बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, रोटेशनल ऑब्जेक्ट है और इसकी स्पीड में चेंज आ गई, स्पीड में, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ गई, एंगुलर स्पीड में चेंज आ गई, तब एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एंगुलर एक्सेलरेशन स्पीड में चेंज की वजह से प्रोड्यूस होती है। जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे और उसकी स्पीड चेंज हो जाए तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब इस बॉडी की स्पीड है 10 सेकंडों के लिए, ये 10 सेकंडों के लिए इसकी स्पीड में, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इन 10 सेकंडों में क्या है? 0। ऑप्शन डी। नाउ 137 में क्या है कि if both the speed and radius increases by 100%, then the percentage increase in centripetal force. Centripetal force में percentage increase कितना आएगा? इससे पहले मैं आप लोगों को फिर दोबारा बता दूं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें तो लीनियर एक्सेलरेशन होगी, लीनियर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगी। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए सर्कुलर पाथ में मूवमेंट भी जरूरी है और बॉडी की सर्कुलर पाथ में स्पीड का चेंज होना भी जरूरी है। बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे, उसकी स्पीड में चेंज आए, तब एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट करता है, तब एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 137 में क्या आ रहे? 137 में आ रहे ऑप्शन ए। देखिए, अगर आप रेडियस और स्पीड ऑफ द बॉडी दोनों को 100% इंक्रीज करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना बढ़ेगा? 100% इंक्रीज डबल को कहते हैं, 100% इंक्रीज डबल को कहते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है? mv² डिवाइडेड बाय r। आप स्पीड को डबल करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स 4 टाइम बढ़ेगी ना। अगर आप स्पीड को डबल करते हैं, 100% इंक्रीज करते हैं, 100% इंक्रीज डबल को कहते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स 4 टाइम बढ़ जाएगी। और अगर आप रेडियस को डबल करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स हाफ हो जाएगी। ठीक, रेडियस डबल, ये 2 टाइम कम, ये स्पीड डबल तो ये 4 टाइम ज्यादा, 4/2 तो 2fc, सेंट्रीपिटल फोर्स डबल हो जाएगा। और डबल किसे कहते हैं? 100% इंक्रीज को, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स भी 100% इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन ए। और उसके लिए ये फार्मूला भी है, F फाइनल माइनस F इनिशियल मल्टीप्लाई 100%। तो फाइनल फोर्स कितना आया? 2F माइनस F मल्टीप्लाई 100%, 2F माइनस F 1F, 1F multiply 100%, 100%. Option A is the correct option in 137. Now 138. If a body fall in a dragging medium, when it gain terminal velocity, its apparent weight increases. Option A. 138 में आ रहे option A. किस तरह option A आ रहे? देखिए, जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है ना, कोई भी बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है तो apparent weight बराबर होता है mg माइनस ma। apparent weight real weight से कम होता है ना, जो बॉडी डाउनवर्ड आती है तो apparent weight real से कम होता है। अब ये बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही थी और इसने टर्मिनल वेलोसिटी गेन की। क्या गेन की? टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी जब उसने गेन की तो टर्मिनल वेलोसिटी तो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, और कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। तो जब 0 हो गई तो देखिए apparent weight mg माइनस 0, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी बॉडी ने गेन की तो एक्सेलरेशन क्या हो गई? 0। तो ये apparent weight रियल के बराबर हुआ। पहले apparent weight रियल से कम था, अब जब बॉडी ने टर्मिनल वेलोसिटी गेन की तो apparent weight ज्यादा हुआ, रियल के बराबर हुआ। पहले रियल से कम था, अभी रियल के बराबर हुआ, तो apparent weight क्या हुआ? apparent weight इंक्रीज हुआ। ये इक्वेशन कम देता है, ये इक्वेशन ज्यादा आंसर देगा। तो जब बॉडी ने एक्सेलरेशन के साथ ही मूव कर रही थी तो apparent weight कम था, लेकिन जब टर्मिनल वेलोसिटी बॉडी ने गेन की तो इसकी apparent weight रियल के बराबर हो गई। पहले रियल से कम था, अब रियल के बराबर हो गई तो apparent weight बढ़ गया, इंक्रीज हुआ। इसमें आ रहे ऑप्शन ए। 139 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139।
Question 130 में a particle perform uniform circular motion when it cover half cycle then the work done by centripetal force. इसमें आ रहे ऑप्शन सी 139 ऑप्शन सी. वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0. 139 में सी. देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर होता है. सेंट्रीपिटल फोर्स और मोशन में वेलोसिटी में या डिस्प्लेसमेंट में हमेशा एंगल कितनी होती है 90. तो वर्क डन किसके बराबर है एफ एस कास थीटा. और कास 90 क्या देता है कास 90 हमेशा 0 देता है. तो वर्क डन क्या होगा वर्क डन हमेशा 0 होगा. अगर बॉडी हाफ साइकिल कवर करे या फुल साइकिल कवर करे वर्क डन हमेशा 0 ही होता है. सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज डू 0 वर्क इवन द बॉडी कंप्लीट हाफ साइकिल और फुल साइकिल. तो इसमें आ रहे ऑप्शन डी. 139 में आ रहे ऑप्शन डी 0 वर्क इसमें आ रहे डी. नाउ व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट. Moment of inertia depends on angular velocity. No, angular velocity depends on moment of inertia. Yes. 130, 140 में आ रहे ऑप्शन बी. देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करती है मास ऑफ द बॉडी पे, रेडियस ऑफ द बॉडी और शेप पे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करती है मास पे, शेप पे और साइज पे. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड्स ऑन एंगुलर वेलोसिटी बट एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनवर्सली. जिस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा, जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी कम. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती लेकिन एंगुलर वेलोसिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड करती है. तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन 140. 141 को देखें. ए कांस्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी so angular momentum will be constant, the change in angular momentum will be constant, angular velocity constant. इसमें आ रहे ऑप्शन बी. 141 में क्या आ रहे ऑप्शन बी. क्यों भी आ रहे एक बॉडी पे कांस्टेंट टॉर्क लग रहा है तो ऑप्शन ए में कह रहे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा. नो. ऑप्शन सी में कह रहे एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. नो. ऑप्शन डी में कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन 0. ये भी नो. देखिए जब बॉडी के ऊपर टॉर्क लगता है तो टॉर्क हमेशा बॉडी के एंगुलर मोमेंटम को चेंज करता है. When torque acts on a body, it changes the angular momentum of the body with respect to time. Delta L क्या है angular momentum. तो जब बॉडी पे constant torque लगता है, constant mean कि torque तो बॉडी के ऊपर लगता है लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड फिक्स है 10 10 10 10 इस तरह. तो फिर angular momentum में change भी constant होगी. angular momentum constant नहीं होगा लेकिन angular momentum में change constant होगा. Option B is the correct option in 141. Now 142. A body of moment of inertia 50 kilogram meter square rotate with 5 radian per second square. What is the rate at which angular velocity change, angular momentum change? तो देखें अभी इसमें आ रहे क्वेश्चन नंबर 142 में आ रहे कि बॉडी के ऊपर जो टार्क टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम मांग रहे और बॉडी के ऊपर टार्क ये बने डेल्टा एल बाय डेल्टा टी क्या होगी. और डेल्टा एल बाय डेल्टा टी बराबर होता है टार्क के और टार्क बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन. तो आपसे क्या मांग रहे द रेट एट विच एंगुलर मोमेंटम चेंज. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम मांग रहे और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है टार्क के बराबर. और टार्क किसके बराबर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर एक्सेलरेशन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया 50 है एंगुलर एक्सेलरेशन 5 है इससे आएगा 250. क्या आएगा 250. ऑप्शन डी is the correct option in this case क्योंकि rate of change of angular momentum बराबर होता है टार्क के और टार्क बराबर होता है the product of moment of inertia and angular acceleration. तो rate of change of angular momentum equals to 250 Newton meter. Option D is the correct option. Now 143. 143 को देखें. 143 में है सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ फील वेटलेस बिकॉज देयर मोशन इज फ्री फॉल. ऑप्शन सी सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ feel weightless. Why satellite feel weightless when they are orbiting around Earth? Because the apparent weight equals to mg minus ma. And when the satellite orbiting around the Earth, so the acceleration in the satellite always equals to g. Their motion is free fall. जिस मोशन में एक्सेलरेशन g के बराबर हो ऐसे मोशन को हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं. तो सैटेलाइट मोशन में एक्सेलरेशन होती है mg माइनस a की जगह क्या g. mg माइनस mg 0.
तो उसका अपैरेंट वेट क्या हुआ, 0 हुआ, और सैटेलाइट वेटलेस फील करेगा। वेटलेस क्यों फील करेगा, क्योंकि सैटेलाइट में एक्सेलरेशन g के बराबर होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होती है, और जिस मोशन में एक्सेलरेशन g के बराबर हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो, ऐसे मोशन को फ्री फॉल मोशन कहते हैं। तो द मोशन ऑफ सैटेलाइट इज फ्री फॉल, ऑप्शन सी। नाउ 144 में क्या आ रहा है, इन विच केस द एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। क्यों ऑल ऑफ दीज, सुन ले, मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, एंगुलर एक्सेलरेशन तब बॉडी में प्रोड्यूस होती है जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे और उसकी स्पीड में इंक्रीज या डिक्रीज आ जाए। एंगुलर एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होती है जब बॉडी की सर्कुलर पाथ में स्पीड में इजाफा हो जाए या कमी हो जाए। जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगी। अब आपको बता रहे 144 में कि एंगुलर एक्सेलरेशन किस केस में 0 होगी, बॉडी परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, क्योंकि स्पीड में चेंज नहीं आता। द मोशन ऑफ सेकंड हैंड ऑफ ए वॉच हर रोटेशन 60 सेकंड में कंप्लीट करता है, इसकी वेलोसिटी में भी चेंज नहीं आता एंगुलर वेलोसिटी में। एंड द फैन रोटेट विद 10 रेडियन पर सेकंड, फैन की स्पीड है 10 रेडियन पर सेकंड, न इजाफा होता है न कमी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नाउ 145 को देखें, स्टोन रोटेट क्लॉकवाइज move toward the axis of rotation, the direction of angular acceleration will be down, option B। देखिए एक स्टोन क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉक जिस तरह चलती है तो स्टोन उस तरह रोटेट करते हैं। और सुन ले, जब भी कोई स्टोन क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड, और एक बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करती है क्लॉकवाइज तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउन। अब ये स्टोन तो क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई डाउन, ठीक। और ये बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब तर हो रही है, इस तरह रोटेट हो रही है कि पहले रोटेशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर थी, दूसरे रोटेशन में इस तरह, तीसरे में इस तरह, चौथे में इस तरह, ये बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब आ रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब आ रही है, एक्सिस के नजदीक आ रही है, इस तरह रोटेशन कर रही है बॉडी। पहले इस तरह थी, अब इस तरह हो गई, अब इस तरह हो गई। तो जैसे बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब आएगी उसकी स्पीड में इजाफा होगा, स्पीड में इजाफा होगा। जब स्पीड में इजाफा होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई, और ये तो स्पीड के बढ़ने की वजह से प्रोड्यूस हो गई, स्पीड में इजाफा हुआ। जब भी स्पीड में इजाफा होता है तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का सेम डायरेक्शन होता है। अगर एंगुलर वेलोसिटी डाउन तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी डाउन, जब बॉडी की स्पीड में इजाफा होता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अगर एंगुलर वेलोसिटी डाउन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी डाउन, और अगर बॉडी की स्पीड में कमी आती है, कमी, और एंगुलर वेलोसिटी डाउन हो तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन अप होगी। जब बॉडी की स्पीड कम होती है तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन में एंगल 180 होती है, और जब बॉडी की स्पीड में इजाफा होता है तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन में एंगल 0 डिग्री होती है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी डाउन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगी डाउन, ऑप्शन बी। नाउ अब देखिए 146 में क्या आ रहा है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच आफ्टर 2 आवर्स, इसमें आ रहा है सी। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच आफ्टर 2 आवर्स, मिनट हैंड ऑफ ए वॉच 2 आवर्स में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल कवर करेगा। तो देखिए मिनट हैंड ऑफ ए वॉच 60 मिनट्स में, मिनट हैंड ऑफ ए वॉच 60 मिनट्स में, 60 मिनट्स मीन 1 आवर, 1 घंटा। मिनट हैंड ऑफ ए वॉच 60 मिनट या 1 घंटा में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। तो 2 घंटों में कितने रोटेशंस मिनट हैंड कंप्लीट करेंगे, 2 रोटेशन। और एक रोटेशन में कितने रेडियन होते हैं, एक रोटेशन में 2 पाई। एक रिवोल्यूशन या एक रोटेशन में कितने रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो 2 रोटेशंस में 2 × 2 पाई रेडियन, 4 पाई रेडियन। ये देखिए मिनट हैंड एक रोटेशन 1 घंटे में कंप्लीट करता है, 60 मिनट्स में कंप्लीट करता है। तो 2 आवर्स में वो 2 रोटेशंस कंप्लीट करेंगे। एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, 2 रोटेशन में 4 पाई रेडियन होंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन 146। अब आगे 147, द रेशियो ऑफ द लीनियर टू एंगुलर acceleration is 3:2. What is the radius of the circular path? 147 में आ रही ऑप्शन ए। इस तरह देखें, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है और रेडियस मालूम करना है। तो देखें सर,
लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, और रेडियस हो जाएगा लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन क्या है 3 और एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी है 2। 3/2 हमें क्या देता है 1.5 मीटर और 1.5 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, तो इससे आता है 1.5 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं 150 सेंटीमीटर, इसमें आ रहा ऑप्शन ए। नाउ 148 में है कि टू पार्टिकल्स 148 में है ऑप्शन बी, और किस तरह ऑप्शन बी आ रहा है देखिए, टू पार्टिकल्स ए एंड बी रोटेट इन डिफरेंट सर्कल विद द सेम एंगुलर विद द सेम एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन such that VA is equal to 2VB. What are the ratio of their radii? सुन लेना, AC is equal to centripetal acceleration equals to V square divided by R। अब दो बॉडीज है A और B, सुन ले, और A और B दोनों में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेम है, उनकी रेडियाई की रेशो मालूम करनी है, तो रेडियस इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC। A बॉडी और B बॉडी में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेम है, जब ये सेम है तो रेडियस का स्पीड के साथ क्या रिलेशन हुआ डायरेक्ट स्क्वायर, और इक्वेशन ये है कि VA is equal to 2VB। क्या मतलब, स्पीड ऑफ बॉडी A is double that of स्पीड ऑफ बॉडी B। बॉडी A की स्पीड बॉडी B के डबल है, तो उसकी रेडियस कितनी ज्यादा होगी, जब बॉडी A की स्पीड डबल है B से, तो 2 का स्क्वायर 4, तो इसलिए बॉडी A का रेडियस B से 4 टाइम ज्यादा होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी 4:1। क्यों, क्योंकि दो बॉडियों की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेम है, जब एक्सेलरेशन सेम हो तो रेडियस का स्पीड के साथ क्या रिलेशन डायरेक्ट स्क्वायर, और बी बॉडी की स्पीड A के क्या है डबल है, A बॉडी की स्पीड B के क्या है डबल है, A की स्पीड B के डबल है, इसलिए A में रेडियस B से 4 टाइम ज्यादा होगी, ऑप्शन बी। नाउ 149 में आ रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज ऑलमोस्ट 1 डिग्री पर सेकंड, ऑप्शन ए। देखिए किस तरह अर्थ सन से इर्द गिर्द 365 डेज में एक रोटेशन कंप्लीट करता है, ये है सन और ये है अर्थ, तो अर्थ जो है ना वो सन से इर्द गिर्द एक रोटेशन 365 डेज में कंप्लीट करता है, और एक रोटेशन में कितना एंगल होता है डिग्री में 360 डिग्री। अर्थ सन से एक रोटेशन कंप्लीट करने में 365 डेज लगाता है, और एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितनी एंगल बनती है 360 डिग्री, तो एक दिन में अर्थ तकरीबन 1 डिग्री कवर करता है, 1 डिग्री पर डे। अर्थ सन से इर्द गिर्द हमेशा एक दिन में 1 डिग्री कवर करता है, क्योंकि टोटल रोटेशन के लिए कितने टाइम चाहिए, कितना टाइम 1 साल, 1 साल में कितने दिन होते हैं 365, और एक रोटेशन में कितनी डिग्री होते हैं 360, तो ऑलमोस्ट हर रोज अर्थ सन से 1 डिग्री कवर करता है अराउंड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 149 में क्या है ऑप्शन ए। 150 को देखें, 150 में है द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द एग्जांपल ऑफ 150, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी। क्यों, देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है v स्क्वायर बाय r। एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे कांस्टेंट स्पीड के साथ, इधर स्पीड है 10 और सपोज रेडियस है 1, इधर भी स्पीड है 10, इधर भी स्पीड है 10, इधर भी स्पीड है 10, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी आएगी, सपोज 10 स्क्वायर बाय 1 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इधर भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 100, इधर भी 100, इधर भी 100, इधर भी 100, इधर भी। एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होती है, लेकिन एक्सेलरेशन बार बार अपना डायरेक्शन चेंज करती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बार बार चेंज होती है, टुवर्ड द सेंटर होती है, अप टू सेंटर, ईस्ट टू सेंटर, डाउन टू सेंटर और वेस्ट टू सेंटर। हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन अपना डायरेक्शन चेंज करता है, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से वेरिएबल एक्सेलरेशन में शुमार होती है। तो 150 में आ रहा है ऑप्शन बी। 151 को देखें, इफ द angular velocity of the satellite in the orbit of radius r is omega a and the angular velocity of satellite in the orbit of radius r is omega b, in which statement is correct, option d, omega a is equal to 4 omega b। देखें ये है रेडियस आर ए और ये है रेडियस आर बी,
बी का रेडियस ए से 2 टाइम ज्यादा है। जब ए का रेडियस बी से 2 टाइम कम है और बी का रेडियस ए से 2 टाइम ज्यादा है तो बी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए से 4 टाइम ज्यादा होगी, क्योंकि अगर रेडियस डबल है, ये 2r में मूव करता है, ये r में मूव करता है, तो अगर रेडियस b का रेडियस a के डबल है तो b की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो a से 4 टाइम ज्यादा होगी। और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम ज्यादा होगी b की तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी 4 टाइम कम होगी। क्यों? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ इनवर्स रिलेशन है। b जो है ना b बॉडी वो 2r में मूव करता है, उसका रेडियस डबल है, उसकी ऑर्बिट का रेडियस डबल है। जब रेडियस डबल है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम ज्यादा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम ज्यादा तो b की एंगुलर वेलोसिटी 4 टाइम कम और a की एंगुलर वेलोसिटी 4 टाइम ज्यादा। इसमें आ रहे ऑप्शन डी ओमेगा a की एंगुलर वेलोसिटी b से 4 टाइम ज्यादा, 4 टाइम दैट ऑफ ओमेगा b, क्योंकि a की रेडियस कम है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा। नाउ इसमें आ रहे ऑप्शन डी। हाँ देखिए 151 में देखिए 151 में है द एंगुलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, ऑप्शन सी। 151 में है सी। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ का एंगुलर फॉर्म, ये तो न्यूटन सेकंड लॉ का लीनियर फॉर्म है, F इज इक्वल टू ma, ये न्यूटन सेकंड लॉ का लीनियर फॉर्म है। एंगुलर फॉर्म का क्या मतलब? लीनियर मोशन में फोर्स जो काम करता है वही काम एंगुलर मोशन में टार्क करता है। टार्क इज द रोटेटरी लॉ ऑफ फोर्स। और लीनियर मोशन में मास होता है, एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। मास इनर्शिया प्रोड्यूस करती है लीनियर मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस करती है एंगुलर मोशन में। और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस इज द एंगुलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, दिस इज द लीनियर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 152 में देखें कि the linear analog of torque, moment of inertia and angular momentum will be force, mass and linear momentum. Option C. 152 में आ रहे ऑप्शन सी। देखिए आपको बता रहे ना कि the linear analog of torque, moment of inertia and angular momentum. Torque, moment of inertia और एंगुलर मोमेंटम, इसके लीनियर एनालॉग्स बताओ। लीनियर मोशन में इसके लिए कौन कौन सी क्वांटिटीज यूज होती है? तो टार्क एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है और लीनियर मोशन में फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस करती है एंगुलर मोशन में और मास इनर्शिया प्रोड्यूस करती है लीनियर मोशन में। और एंगुलर मोमेंटम की जगह लीनियर मोमेंटम। तो ये इसके एनालॉग है, ये एंगुलर टर्म्स है और ये लीनियर टर्म। और इसके जो फंक्शन है वही फंक्शन लीनियर मोशन में इन क्वांटिटीज के है। इसमें आ रहे ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 153 154 है ये। ये है 153 में आ रहे ऑप्शन सी और 154 में आ रहा है 154 में आ रहे ऑप्शन सी। ये भी सी है 154 ऑप्शन सी। ये 154 था ये जो है। अब 155 करते हैं, ठीक है। 155 में है if the radii ratio of the two orbit is 1:3 the ratio of their orbital velocity। रेडियल रेशियो है ना 1:3, तो रेशियो ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो रेडियस की रेशियो क्या है 1:3 और ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेडियस के साथ क्या रिलेशन है इनवर्स अंडर रूट। तो रेडियल की रेशियो है 1:3, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की रेशियो मालूम करो। तो जो रेडियल की रेशियो है उसका अंडर रूट ले, तो 1 और 3 1 देता है 3 और फिर उसको उल्टा करे। क्यों उल्टा करे? क्योंकि रिलेशन है इनवर्स। रेडियस की रेशियो है 1:3 और ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेडियस के साथ क्या रिलेशन है इनवर्स अंडर रूट। तो जो ऑर्बिटल रेडियस की जो रेशियो है उसको उल्टा करे तब ऑर्बिटल वेलोसिटी की रेशियो बनेगी 3√1। इसमें आ रहे ऑप्शन बी 155 ऑप्शन बी। ठीक 156 को देखें
156 में है if the two particle x and y rotate इसमें चेक करते हैं 156 ठीक है। if the two body rotates if the two particle x and y rotate in the same circle but the time period of x is twice the time period of y, then the required centripetal force for y is 1/4 times that of x। देखिए ऑप्शन इसमें आ रहे हैं ए 156 ऑप्शन ए ठीक। देखिए सेंट्रिपिटल फोर्स का टाइम पीरियड के साथ ये रिलेशन है mr ओमेगा स्क्वायर mr 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। ये है सेंट्रिपिटल फोर्स का फार्मूला इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड। अब क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं 156 में if two particle in x and y rotate in the same circle but the time period of x is twice to that of y। जब x का टाइम पीरियड डबल है इसके लिए सेंट्रिपिटल फोर्स 4 टाइम कम चाहिए और y का टाइम पीरियड हाफ है y के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स 4 टाइम ज्यादा। क्यों? x का टाइम पीरियड y के डबल है। जब टाइम पीरियड डबल तो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स x के लिए 4 टाइम कम और जब टाइम पीरियड हाफ तो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स y के लिए 4 टाइम ज्यादा। तो y के लिए 4 टाइम सेंट्रिपिटल फोर्स ज्यादा चाहिए क्योंकि उसका टाइम पीरियड कम है और x के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स 4 टाइम ज्यादा चाहिए कम चाहिए क्योंकि उसका टाइम पीरियड कम है। और टाइम पीरियड और सेंट्रिपिटल फोर्स का क्या रिलेशन है? इनवर्स स्क्वायर। ये सेंट्रिपिटल फोर्स का फार्मूला है 4 पाई स्क्वायर mr डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ये फार्मूला है इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड। x का टाइम पीरियड डबल सेंट्रिपिटल फोर्स 4 टाइम कम y का टाइम पीरियड हाफ सेंट्रिपिटल फोर्स 4 टाइम ज्यादा। तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए 157 the rotational kinetic energy of a wheel is same that of the translational kinetic energy। व्हील की रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। ऑप्शन सी क्योंकि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1 mr स्क्वायर। व्हील की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? 1 mr स्क्वायर। और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 mr स्क्वायर है तो ये आपको बता रहा है ये कोएफिशिएंट कि व्हील की रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम है। अगर स्फीयर की बात करें 2/5 mr स्क्वायर तो स्फीयर की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 2 और ट्रांसलेशनल 5 2:5 और व्हील के लिए इधर 1 है तो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों 1:1। 157 में आ रहे ऑप्शन सी सेम। 158 a body of mass 0.4 kg revolve in a horizontal circle of radius 5 meter perform 120 revolution per minute then the centripetal force acting on a body। सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए फार्मूला है mr ओमेगा स्क्वायर ठीक। और इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी गिवन है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसको चेंज करें रेडियन पर सेकंड में और इसके लिए क्या है 120 और एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन और एक मिनट में 60 सेकंड। तो इससे आएगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड। ये है एंगुलर वेलोसिटी बेसिक यूनिट में। इसमें पुटिंग करें मास से 0.4 रेडियस से 5 और एंगुलर वेलोसिटी है 4 पाई स्क्वायर। इससे आएगा 0.4 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 4 0.4 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 4 इससे आता है 8 पाई स्क्वायर। इसमें आ रहे ऑप्शन डी 158 ऑप्शन डी ठीक। नाउ 159 a body performs circular motion with constant speed have constant angular velocity ठीक। एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है with constant speed। a body move in a circular path with constant speed have constant angular velocity। देखिए अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे और उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो फिर मोमेंटम इसका कांस्टेंट होगा नो। क्यों? क्योंकि बार बार डायरेक्शन चेंज होता है। लीनियर मोमेंटम तो वेक्टर है। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है बार बार डायरेक्शन चेंज होता है तो मोमेंटम चेंज होगा। रेडियस वेक्टर भी चेंज होता है। रेडियस वेक्टर का ये डायरेक्शन फिर ये डायरेक्शन फिर ये डायरेक्शन फिर ये रेडियस वेक्टर भी अपना डायरेक्शन चेंज करता है। और एंगुलर एक्सेलरेशन भी इधर बार बार लीनियर एक्सेलरेशन भी बार बार सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी बार बार अपना डायरेक्शन चेंज करता है। कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है जब कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट करता है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या कांस्टेंट होती है? एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंटम क्यों कांस्टेंट नहीं है? डायरेक्शन चेंज होता है। एक्सेलरेशन क्यों कांस्टेंट नहीं है? डायरेक्शन चेंज होता है। रेडियस क्यों कांस्टेंट नहीं है? डायरेक्शन चेंज होता है।
और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, ऑप्शन बी 159, ऑप्शन बी। ठीक, 160 को देखें। Two particles with their masses ratio 2:3 perform uniform circular motion with orbit. Their radii ratio 3:2. The centripetal force acting on them in the ratio of 3:2. देखिए centripetal force जो है ना वो बराबर होता है ratio of their masses given है 2:3 ratio of their radii, तो mv² divided by r। तो मास की क्या रेशियो है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो मास की क्या रेशियो है? सेंट्रीपिटल फोर्स में मास की रेशियो गिवन है 2:3 और रेडियाई की क्या रेशियो गिवन है? रेडियाई की गिवन है 3:2। रेडियाई की क्या गिवन है? 3:2। व्हाट आर द रेशियो ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स? ठीक, और स्पीड की रेशियो मालूम करनी है अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट हो, ये बता रहे। देखिए दो बॉडीज है, उनकी मासेस की रेशियो गिवन है 2:3 और रेडियाई की रेशियो गिवन है 3:2 और स्पीड की रेशियो मालूम करनी है और दोनों बॉडियों पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेम है। दोनों बॉडियों पे सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है। तो देखिए जब स्पीड की रेशियो मालूम करनी है तो यह RF डिवाइड बाय m इक्वल्स टू v²। तो v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो रेडियस की क्या रेशियो है? 3:2 और मास की क्या रेशियो है? मास की रेशियो है 2:3। तो देखिए स्पीड की रेशियो हो गई 3:2 और ये ऊपर आके हो जाएगी 3:2। तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, सेकंड को सेकंड से, तो v² इज इक्वल टू 9:4 और दोनों साइडों का अंडर रूट ले, v इज इक्वल टू 3:2। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 160 में आ रहे ऑप्शन सी। 161 the kinetic energy moment of the motion is E, angular momentum L and the moment of inertia is I. What is the relation between angular momentum, kinetic energy and moment of inertia? ये रिलेशन देखिए, kinetic energy बराबर होती है लीनियर मोशन में p² डिवाइडेड बाय 2m। ये लीनियर मोशन में kinetic energy इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाय 2m। एंगुलर मोशन में क्या होगी? p की जगह एंगुलर मोशन में हम एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं l और 2 और मास की जगह I लगाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज एंगुलर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 161 में आ रहे ऑप्शन सी। 161 ऑप्शन सी। 162 को देखें। फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हिच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी। 162 में भी आ रहे ऑप्शन सी। क्यों? देखें एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मूव कर रहे हैं ना, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और रेडियस में हमेशा एंगल 90 होती है। ये रेडियस, ये वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी ये, रेडियस ये, एंगल 90 है कि नहीं? इधर वेलोसिटी ये, रेडियस ये, फिर एंगल 90, फिर वेलोसिटी ये, रेडियस ये। सर्कुलर मोशन में हमेशा रेडियस और वेलोसिटी में एंगल 90 होती है, इसलिए वेलोसिटी और रेडियस का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हम लगाते हैं v.r इक्वल्स टू vr इनटू cos थीटा और v.r इक्वल्स टू vr और cos 90 और cos 90 क्या देता है? 0। 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, इसलिए रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी में एंगल हमेशा 90 होती है और डॉट प्रोडक्ट 90 एंगल पे हमेशा 0 होता है। v.r इज ऑलवेज 0। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी। सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी और रेडियस में हमेशा कितना एंगल? 90 एंगल। तो v.r vr इनटू cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट में हम cos लगाते हैं, cos 90 डिग्री 0। Option C is the correct option. 162 में 163 a particle is performing uniform circular motion have constant kinetic energy। ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मूव कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये कि सर्कुलर पाथ में तो मूव कर रहे हैं लेकिन स्पीड क्या है? कांस्टेंट। इसकी मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों? बार बार डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों? बार बार डायरेक्शन चेंज करता है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी बार बार चेंज होती है, वो भी कांस्टेंट नहीं। कौन सी टर्म कांस्टेंट? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता।
वो मास पर डिपेंड करते हैं और स्पीड पे, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट, और मास भी कांस्टेंट, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्शनल डिपेंडेंट नहीं है, तो कौन सी टर्म कांस्टेंट होगी, काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी 163 ऑप्शन सी। तो देखिए जिसने इस टेस्ट में ऑप्शन सी ज्यादा लगाया ना तो उनके मार्क्स ज्यादा होंगे, क्योंकि ज्यादा इसमें ऑप्शन सी आ रहा है आज के टेस्ट में फिजिक्स के पोर्शन में। नाउ 164 द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोटेटिंग बॉडी विल स्लो डाउन फ्रॉम 500 रिवॉल्यूशन पर मिनट टू रेस्ट इन 10 सेकंड विल बी व्हाट। देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करनी है। एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब एक बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है 500 रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसको चेंज करें रेडियन पर सेकंड में, इस तरह देखिए 500 एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन, और एक मिनट में 60 सेकंड, ये कन्वर्ट हुआ रेडियन पर सेकंड में। ये देखिए ये कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और पाई की वैल्यू और 3 की वैल्यू आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या आएगा, इससे एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 50 रेडियन पर सेकंड, ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या आ गई, इनिशियल तो 50 रेडियन पर सेकंड आ गई, और फाइनल क्या है 0। क्यों 0, क्योंकि आपने बॉडी को स्टॉप करना है, कितने टाइम में स्टॉप करना है, 10 सेकंड में। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी होगी, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओमेगा एफ क्या है 0, क्यों, क्योंकि बॉडी स्टॉप हो रही है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 50 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 164 में आ रहे हैं ऑप्शन बी। 165 को देखें, a body move with terminal velocity by falling in the medium, the net force on the body will be 0, ऑप्शन सी। 165 में आ रहे ऑप्शन सी। देखें कोई भी बॉडी जब टर्मिनल वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड आती है, टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, उस पे नेट फोर्स 0 होता है। टर्मिनल वेलोसिटी कोई भी रेन ड्रॉप, कोई भी बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव करती है, एक रेन ड्रॉप नीचे फॉलिंग करता है, इस पे एक फोर्स होता है वेट ऑफ द रेन ड्रॉप नीचे, और एक स्पेस मीडियम का ड्रैग फोर्स होता है, ड्रैग फोर्स वो होता है ऊपर। जब ये दोनों बराबर हो जाए तो ये रेन ड्रॉप टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगी। टर्मिनल वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कहते हैं, और जो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे उसमें एक्सेलरेशन क्या होती है 0, और 0 एक्सेलरेशन पे नेट फोर्स क्या होगा बॉडी के ऊपर 0 न्यूटन फासला। तो जो भी बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करे उस पे नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, ऑप्शन सी। 165 ऑप्शन सी। 166 द ड्रैग फोर्स ऑन द फॉलिंग रेन ड्रॉप विद टर्मिनल वेलोसिटी इफ द मास ऑफ द रेन ड्रॉप इज 0.5 ग्राम। देखिए एक बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, एक रेन ड्रॉप टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं 166 में, एक रेन ड्रॉप टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो इसमें आ रहे ऑप्शन बी। उस पे एक बॉडी जो ना the drag force on the falling raindrop moving with terminal velocity, the mass of the raindrop is 0.5 ग्राम। देखिए जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो ड्रैग फोर्स और वेट बराबर होते हैं। एक बॉडी है वो नीचे मूव करती है तो वेट है डाउनवर्ड और ड्रैग फोर्स है अपवर्ड। जब ये दोनों बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और फिर रेन ड्रॉप टर्मिनल वेलोसिटी को गेन करता है। कब रेन ड्रॉप टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगा, जब नीचे वेट वाला फोर्स और अपवर्ड ड्रैग फोर्स बराबर हो जाए, तब नेट फोर्स बॉडी पे 0 और बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी को गेन करेगी। तो अब एक रेन ड्रॉप टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो इस पर ड्रैग फोर्स कितना होगा, ड्रैग फोर्स वेट के बराबर होगा, और वेट किसके बराबर है mg, मास उसका कितना है 0.5 ग्राम और g की वैल्यू 10, तो इससे क्या आएगा 5 मिली न्यूटन, क्योंकि इधर क्या है ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻3, तो 5 मिली न्यूटन, दैट इज द फोर्स, द ड्रैग फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक, इसमें आ रहे ऑप्शन बी। 167 विस्कोसिटी मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। ये विस्कोसिटी का यूनिट है, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। विस्कोसिटी इस यूनिट में हम मेजर करते हैं, ऑप्शन A। 168 the drag force on the raindrop falling with terminal velocity is 10 × 10⁻³ -3 Newton, then the mass of the raindrop।
देखिए एक बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करती है और उस पर ड्रैग फोर्स कितना है, ड्रैग फोर्स इस पे कितना है 10 × 10⁻³ न्यूटन, ये इस बॉडी का ड्रैग फोर्स है। और एक किस वेलोसिटी के साथ मूव करती है, टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करती है। और कोई भी बॉडी जब टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करे तो उस पे ड्रैग फोर्स और वेट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है। तो मास किस तरह मालूम करना है, ड्रैग फोर्स डिवाइड बाय जी। ड्रैग फोर्स कितना है 10 × 10⁻³ न्यूटन और जी की वैल्यू 10, ये कैंसिल, तो कितना है उसका मास कितना होगा 10⁻³ किलोग्राम या 1 मिलीग्राम। 10⁻³ किलोग्राम किसके बराबर है, 1 ग्राम के बराबर है, 1 ग्राम। तो उसका मास कितना होगा, उस बॉडी का मास, उस बॉडी का मास होगा 1 ग्राम। ऑप्शन ए 168 में आ रहे ऑप्शन ए। जो भी बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करे तो ड्रैग फोर्स और वेट बराबर। और क्या मालूम करना है, रेन ड्रॉप का मास। तो एफ डी ड्रैग फोर्स इक्वल्स टू एम जी और एम इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स डिवाइड बाय जी। ड्रैग फोर्स गिवन है, जी की वैल्यू 10⁻³ किलोग्राम और 1 ग्राम, ये दोनों बराबर होते हैं। नाउ द रेडियल रेशियो ऑफ द टू एंड 169 को देखें। द रेडियल रेशियो ऑफ द टू एंड ऑफ द गिवन पाइप इज 2:3, द रेशियो ऑफ देयर फ्लूइड स्पीड। देखें एक पाइप की रेडियल रेशियो गिवन है, रेडियल रेशियो एक एंड पे रेडियस कम, दूसरे एंड पे रेडियस ज्यादा, रेडियल रेशियो गिवन है 2:3। और किसकी रेशियो मालूम करनी है, स्पीड की। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक स्पीड का रेडियस के स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बता रहे कि स्पीड ऑफ फ्लूइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, speed of fluid is inversely proportional to square of diameter, speed of fluid is inversely proportional to square of radius। तो रेडियस की क्या रेशो है 2:3 और रेडियस के स्क्वायर के, तो 2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 9, तो रेडियस के स्क्वायर के रेशो 4:9। और क्या रिलेशन है, इनवर्स, तो वेलोसिटी की रेशो है 9:4, क्योंकि इनवर्स रिलेशन में हम रेशोस को उल्टा करते हैं, रिवर्स करते हैं। तो रेडियस की रेशो 2:3, रेडियस की स्क्वायर की रेशो 4:9, तब वेलोसिटी की रेशो, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड की रेशो 9:4। इसमें आ रहे ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 169। 170 वैक्यूम द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप इज इनफाइनाइट। वैक्यूम में कभी भी रेन ड्रॉप टर्मिनल वेलोसिटी गेन नहीं कर सकती। इन वैक्यूम द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप इज इनफाइनाइट। सी क्यों, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी बॉडी तब गेन करेगी, कोई भी बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी तब गेन करेगी जब बॉडी के ऊपर ड्रैग फोर्स ऑफ द मीडियम, ड्रैग फोर्स ऊपर हो, ड्रैग फोर्स ऊपर हो और वेट बॉडी का नीचे होता है, ये दोनों क्या हो जाए, बराबर। जब ड्रैग फोर्स और वेट बराबर हो जाए तब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी गेन करती है। तो इसलिए अगर हम कहते हैं ना कि वैक्यूम में तो ड्रैग फोर्स होता ही नहीं है। वैक्यूम किसे कहते हैं, जिधर मीडियम ना हो। तो जब ड्रैग फोर्स नहीं होता तो कोई भी बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी गेन नहीं कर सकती, इंफिनिटी पे गेन करेगी। ऑप्शन सी 171 व्हिच वन इज द करेक्ट रिलेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ऑल ऑफ दीस। ऑप्शन डी 171 में क्या है, ऑप्शन डी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का ये रिलेशन भी ठीक है, a1v1 इक्वल्स टू a2v2 और v speed is inversely proportional to area of the pipe of the fluid, or AV is equal to constant, the product of area and velocity is always constant, ये सारे ठीक है। 172 fluid pressure is maximum at the bottom of the fluid, option B। 172 में आ रही B। देखे फ्लूइड प्रेशर के लिए फार्मूला है, फ्लूइड प्रेशर के लिए फार्मूला है ρgh। h हाइट नहीं है, लेट्स सपोज एक नहर है, एक दरिया है, समंदर में देखे, नहर में देखे, नदी नालों में देखे, इस तरह पानी फ्लो करती है ना, तो इसमें जो h है ना, h दिस इज नॉट हाइट, दिस h इज द डेप्थ, दिस h इज द डेप्थ। कि बॉडी के फ्लूइड जितना नीचे हो, आप देखें ये फ्लूइड का सरफेस है, ये वाटर का सरफेस है, इधर प्रेशर कम होगा और स्पीड ज्यादा। जितना वाटर में अंदर जाओगे, नीचे जाओगे, डेप्थ में जाओगे, उतनी ही स्पीड ऑफ द फ्लूइड कम होती है और प्रेशर बढ़ता है। इधर प्रेशर ज्यादा, इधर प्रेशर कम, ये फ्लूइड प्रेशर है। लेकिन इसमें जो h है ना, वो सरफेस से काउंट करोगे नीचे की तरफ, जितना दूर जाओगे डेप्थ बढ़ती है, प्रेशर बढ़ती है। ऑप्शन बी।
ड्रैग फोर्स ऑलवेज डू नेगेटिव वर्क, ऑप्शन बी। 173 में क्या है, ऑप्शन बी। ड्रैग फोर्स क्यों नेगेटिव वर्क करता है? ड्रैग फोर्स हमेशा नेगेटिव वर्क इसलिए करता है कि ड्रैग फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट होता है। अगर ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड है, विस्कस मीडियम है, ये मीडियम है, इसमें एक बॉडी इस तरफ जा रही है तो ड्रैग फोर्स इस तरफ होगा, वेलोसिटी इस तरफ है, ड्रैग फोर्स इस तरफ। और अगर ये बॉडी नीचे आ रही है, नीचे, तो फिर ड्रैग फोर्स ऊपर होगा। और अगर ये बॉडी इस तरफ जा रही है तो फिर ड्रैग फोर्स इस तरफ होगा। तो ड्रैग फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट होता है, हमेशा। बॉडी ईस्ट की तरफ जाए, ड्रैग फोर्स वेस्ट की तरफ। बॉडी ऊपर जाती है, ड्रैग फोर्स नीचे। बॉडी नीचे जाती है, ड्रैग फोर्स ऊपर। ड्रैग फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट होता है। एंगल क्या होती है ड्रैग फोर्स का मोशन के साथ? 180। और वर्क डन क्या होता है? Fs into cos थीटा, Fs into cos 180। cos 180 किसके बराबर है? -1 minus Fs। तो वर्क डन बाय ड्रैग फोर्स इज ऑलवेज negative। And the second last Bernoulli equation based on the equation of law of conservation of energy. Bernoulli's equation based on law of conservation of energy. It is the second form of law of conservation of energy. 175, in which case angular acceleration will be 0. The second last है, angular acceleration किस केस में 0 होगी? All of these. Second hand of a watch, हर rotation equal interval of time में, rotation of earth वो भी constant rotation, earth भी constantly rotate करती है, और uniform circular motion, all of these. 175, all of these. देखिए, angular acceleration हर उस जगह में होती है जिसमें बड़ी सर्कुलर पाथ में मूव करे विद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड। और इन तीनों ऑप्शन में, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ सेकंड हैंड एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन तीनों में बड़ी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, लेकिन स्पीड में इंक्रीज डिक्रीज नहीं आता। और एंगुलर एक्सेलरेशन तब पैदा होती है जब बड़ी सर्कुलर पाथ में मूव करे विद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड, ऑप्शन डी। एंड द लास्ट वन 176 में आ रहा है ऑप्शन ए। देखिए 30 रिवोल्यूशन पर मिनट कितने रेडियन पर सेकंड के बराबर होते हैं? 30 रिवोल्यूशन पर मिनट, 30 रिवोल्यूशन पर मिनट कितने रेडियन पर सेकंड के बराबर होता है? रिवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में चेंज करो तो इजी है। 30 एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो 30 रिवोल्यूशन में कितने? 30 मल्टीप्लाई 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय एक मिनट में 60 सेकंड। 2 मल्टीप्लाई 30 60, ये कैंसर, क्या रह गया? पाई रेडियन पर सेकंड। और पाई की क्या वैल्यू है? 3.14 रेडियन पर सेकंड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू वेरी मच।